नमस्कार दोस्तों। मैं करंट अफेयर्स की छठी क्लास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है डेली करंट अफेयर डोज। क्या नाम है? डेली करंट अफेयर डोज। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए ये वाला कलर करते हैं। डेली करंट अफेयर डोज है ये। हम कौन से चैनल पर हैं? जो अपना और आपका और हमारा प्यारा चैनल द लर्निंग अड्डा पर ही है। ये ऑल एग्जाम, जितने भी एग्जाम इंडिया में हो रहे हैं, चाइना की बात नहीं कर रहे साहब, ना चाइना की बात कर रहे, ना पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अगर इंडिया में कोई भी एग्जाम हो रहे हैं, उसके लिए करंट अफेयर बहुत ही जरूरी है। यह सब लोग जानते हो आप लोग। और अगर करंट अफेयर जरूरी है तो फिर इसका मतलब करंट अफेयर्स ऐसा होना चाहिए ऑथेंटिक सोर्स हो। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि मेरे सोर्स कहाँ कहाँ से रहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया, एक्स एक्स प्लेटफॉर्म से जाता हूं मैं, हिंदू से लाता हूं, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है उससे लेकर आता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया पर इंडिया से रहता है मेरा सोर्स, और हिंदुस्तान टाइम्स से रहता है, ठीक है, और सभी अखबारों से रहता है। अखबार का पढ़ा हुआ सोर्स हमेशा काम आता है। करंट अफेयर्स किसी एक जमाने में किसी दूसरे तरीके से आते थे, और आज किसी तो दूसरे तरीके से आ रहे हैं। दूसरे तरीके से कैसे आ रहे हैं भाई? देखो, ये बात याद रखो कि करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको या तो पूरे साल की मेहनत कर लो, या पका पकाया ले लो। पका पकाया का मतलब ये है कि या तो हम मेहनत कर लें या आप मेहनत कर लें। मेहनत तो इसको करनी पड़ेगी। तो जब मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं, आप इसको देखो, और देखने के बाद सीधे सीधे जो है क्या कहते हैं इसको, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना शुरू कर दो। केवल 10 क्वेश्चन लेके आते हैं। 10 क्वेश्चन ढूंढने में मुझे जो है ये समझ लीजिए कितना समय लगता है, तो मैं जानता हूँ। कितने बजे तक आपकी रात को पीपीटी तैयार करते हैं और सुबह उठ के आपके सामने उपस्थित होते हैं। मॉर्निंग में इसलिए देते हैं क्योंकि मॉर्निंग में करंट अफेयर्स रात भर का इकट्ठा हो जाता है, एक दिन का इकट्ठा हो जाता है। ये अभी 6 अगस्त तक का करंट अफेयर्स, मतलब 6 अगस्त का मतलब 5 अगस्त तक का करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगा। जो क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं उनको हम आगे जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये करंट अफेयर्स अच्छा है, इसके साथ स्ट्रेटेजी के भी पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ इस क्लास को देखते रहिए। और हम शुरू करते हैं अब, ज्यादा समय को व्यतीत न करते हुए। सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन सा देश 107वां, पहले तो ये याद रखेंगे, 107वां अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये क्या था, अभी इसके बारे में बात करेंगे, बना है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ गलत लिख दिया है, ये मालदीव नहीं है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मालडोवा है। मैं इसलिए इसको सही कर देता हूँ। कौन सा देश है? मालडोवा। असल में क्या हुआ, मालडोवा के जो है क्या कहते हैं, कल कल की घटना है, ये 4 तारीख की घटना है। 4 तारीख को क्या हुआ कि मालडोवा की जो हमारे यहाँ राजदूत हैं, जो एम्बेसडर हैं, वो आई और उन्होंने जो है क्या कहते हैं अपना प्रमाण पत्र सौंपा कि हम भी ISA के मेंबर बन गए हैं। ISA क्या है? ISA एक गठबंधन है जो 2 लोगों की देन है। एक फ्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, ओलांदो, और एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। ये दोनों के दोनों ने एक संकल्प लिया था कि हम पूरे क्या कहते हैं विश्व में नेचुरल, प्राकृतिक ऊर्जा उत्पादन करेंगे। अब प्राकृतिक क्या होती है साहब? प्राकृतिक ऊर्जा, ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। अब प्राकृतिक ऊर्जा क्या होती है, देख लो भाई। प्राकृतिक ऊर्जा क्या होती है? ऐसी ऊर्जा जिसको द्वारा प्राप्त करा जा सकता है, जैसे कि पानी से बनी हुई हाइड्रो पावर, ठीक, जैसे कि पवन चक्की हवा से बनी हुई, और जैसे कि सोलर पावर। सौर पावर का इतना महत्व नहीं था, ठीक, इतना महत्व नहीं था। और इस समय घर घर छतों पे एक लगाई जा रही है PM सूर्योदय योजना, सूर्योदय योजना। इससे बिजली के बिल बहुत कम हो गए। सरकार ने इसमें प्रोजेक्ट किया है कि जितनी बिजली एक्स्ट्रा बनेगी हम खरीदेंगे, और जब आप हमसे लेंगे, सरकार खरीदेगी, और जब ये लेंगे उपभोक्ता मतलब ग्राहक लेंगे तो ग्राहक को दे दिया करेगी। तो अमूमन क्या हो रहा है, ग्राहक के घर में पूरे दिन तो खपत होती नहीं है, तो बिजली जो है बन जाती है, सरकार खरीद लेती है और फिर उसके बिल में एडजस्ट कर देती है। इस तरीके से एक योजना है। तो प्राकृतिक ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा पे विशेष ध्यान हमारे पीएम साहब का है। किसका है? PM का है, मोदी जी का। तो यहाँ रखेंगे मालडोवा। अगर हम बात करें तो क्या क्या कंडीशन है, मालडोवा का राज्य एक सोलर अलायंस का 107वां सदस्य बन गया है। पहली बात तो ये याद रखेंगे। ये लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री, लैंड लॉक्ड।
लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरे, वो सॉरी, चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हों, पानी उनके आसपास ना हो। पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र को स्वच्छ स्वच्छ ऊर्जा की साझेदारी के माध्यम से अपनी वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए बधाई दी गई है। साथ मिलकर हम सौर ऊर्जा के भविष्य का बढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि वन ग्रिड, वन सन और वन पावर। समझ रहे हो ना? एक ग्रिड बनाएंगे हम, एक सूर्य और एक पावर। ठीक है। नेक्स्ट, आईएसए के बारे में अगर हम दो चार बातें लिख लें तो बड़ा अच्छा होगा। मान लीजिए, एक तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को मैंने बताई दी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दूसरा, हेडक्वार्टर बना कब? देखो 2015 में। किस किस की देन है? इंडिया एंड फ्रांस की देन है। समझ रहे हो नहीं? सी है, फ्रांस की देन है, इंडिया फ्रांस की देन है। कब दिया? 21वां कोप सम्मेलन हुआ था, सीओपी कोप जलवायु वाला। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। इससे पहले मोदी जी ने वहां पर बोला था, भाषण में अपने कहा था। जो 21वां हुआ था, इसके तहत ही यहाँ पर इसकी कसम खाई गई थी कि हम ऐसा बनाएंगे, और ये बनाया 21वें के तहत। और इसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में ही है। कहाँ है? गुरुग्राम में। कहाँ? अरावली की पहाड़ी में। ठीक, गुरुग्राम से संबंधित एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ? गुरुग्राम में। समझ रहे हो दोस्तों? आईएसए क्या है? ये प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध किसके लिए है? सौर ऊर्जा के लिए। और जितने भी देश इसमें जुड़ रहे हैं, सौर ऊर्जा वाले जितने भी देश इसमें जुड़ रहे हैं, वो सारे के सारे किससे संबंधित जुड़ रहे हैं? जिनके यहाँ सन पूरी तरीके से दिखाई देता है। इनको सूर्य मित्र देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य मित्र देश। ये भी याद रखेंगे साहब। ठीक। अब भाई, ऐसे देश को जोड़ने से क्या फायदा होगा जिसमें सूर्य निकलता ही नहीं है, बहुत कम निकलता है। ठीक है। तो यहां से एनर्जी बन रही है दबा के। अगला आता है मालडोवा। मालडोवा देश कहाँ? देखो, यूरोपियन कंट्री है। अफ्रीका मत लगा देना भाई। इसकी कैपिटल, राजधानी जरूर याद कर लेना। देखो, कोई भी इस तरीके से आया करे ना, उसकी राजधानी याद कर लो। राजधानी चिशनाऊ। राजधानी चिशनाऊ। किस किस के बीच में? रोमानिया और यूक्रेन के बीच है। जहां याद है, यूक्रेन का, रोमानिया और यूक्रेन के बीच में। कैसा? लैंडलॉक्ड है, पहले बता चुके हैं हम लोग। ठीक है। तो ये मालडोवा और आईएसए हमने बता दिया आप लोगों को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन है, बड़े आराम से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से। भारत और ईएफटीए के बीच एक समझौता हुआ है। ईएफटीए में कौन से देश शामिल हैं? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, या ये सभी? तो इसका आंसर है ये सभी। ये क्या है? ठीक है, चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं। आइसलैंड की लिechtenstein, नॉर्वे की ओस्लो है, स्विट्जरलैंड की बन है। ये कैपिटल आप लोग याद करके लाएंगे। ठीक है। किस किस देश की क्या कैपिटल है? ईईएफटीए क्या है? देखो, इसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, भारत के केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री ने घोषणा की है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ईएफटीए, ये लिखा है, के देशों के बीच में व्यापार और आर्थिक भागीदारी और समझौता लागू हो गया है। ये आर्थिक भागीदारी और समझौता लागू को क्या कहेंगे? व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता, टीईपीए, ट्रेड इकोनॉमिक और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बात आ रही समझ में? कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 2025 को लागू होगा। इसकी घोषणा हो गई है, ये भी याद रखना। अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन घोषणा हो गई है, इसीलिए ये चर्चाओं में आ गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हम लोगों की बात चल रही है, अभी मोदी जी गए भी थे यूरोप। हम लोगों की बात चल रही थी कि हम पूरे यूरोप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। ये देश यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है, लेकिन इन्होंने क्या करा है? अपना एक एग्रीमेंट बना रखा है जिसका नाम है ईएफटीए। और ईएफटीए का समझौते का मतलब है कि इन देशों से माल की आवागमन क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा, और इनको हमारी चीज सस्ती मिलेंगी, हमें इनकी चीज सस्ती मिलेंगी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं हम।
ईएफटीएम देखो, रणनीतिक निवेश प्रतिबद्धता क्या है। ईएफटीए 15 वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा भारत में। कितना बढ़िया बात है। कहां करेगा देखो भाई, भारत में। भारत में निवेश करेगा। पहले 10 वर्षों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का और अगले 5 वर्षों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, जिससे 1 मिलियन सरकारी नहीं, 1 मिलियन नौकरियां पैदा होंगी। सरकार को रोजगार से मतलब है, ठीक है, चाहे सरकार हो, सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, तो नौकरियां पैदा होंगी अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट होगा। मैं बहुत सारी चीजें हैं, देखो ये आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है, चारों देश इसमें शामिल है। कितने देश शामिल है? 4। इन चारों देश की कैपिटल आप लोग याद करेंगे। ठीक है। बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता टीईपीए 2008 से 21 में दौर की वार्ता के बाद 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे? 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षर हुए थे। जब से इनकी चर्चा चल रही है। इसका उद्देश्य टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने का और व्यापार को बढ़ावा देना है, निवेश को आकर्षित करना, रोजगार को सृजन करना है। इसका मतलब भारत की चीजें यहाँ क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी, और यहाँ की चीजें जो भारत में आएंगी वो सस्ती आएंगी। ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सीधी सीधी कॉन्सेप्ट यही है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए क्या है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए में एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड चारों यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है। ये चारों ईयू का भी हिस्सा है दोस्तों। ठीक है। इसकी स्थापना 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सदस्य देशों और वैश्विक भागीदारी के बीच में मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 1960 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है। समझ में आ रही बात? अब आगे चलते हैं। ये है देखो, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चल रहा है, बड़े जोरों शोरों पे चल रहा है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, इसको पढ़ाएंगे के तहत, इसके तहत बड़े आराम से समझना, बड़े पैमाने पर शहरी वनीकरण, शहर में जो जंगल खत्म होते जा रहे हैं, शहरी वनीकरण पहल, ये वाली मात्र वन, जहां तक ये पहल है, यहाँ पे कोमा लग जाएगा, मात्र वन, ये मात्र वन है, यहाँ पे लिख देते हैं। और वन महोत्सव 2025 के हिस्से के रूप में कहा शुरू की गई, इस तरीके से याद रखेंगे आप। ये की गई गुरुग्राम में। गुरुग्राम दिल्ली के नजदीक है। दिल्ली के नजदीक है तो गुरुग्राम में क्यों की गई? अभी मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी आप लोगों को बताया था क्यों की गई। इससे दिल्ली के, देखो गुरुग्राम में अगर लगाते हैं हम, चलो पहले इसे देखते हैं मैप। देखो, अरावली पारिस्थितिक तंत्र का बहाली का समर्थन करता है, गर्म द्वीपों का मुकाबला करता है, वायु प्रदूषण को कम करता है। दिल्ली एनसीआर के हृदय और फेफड़े के रूप में जाना जाता है, कार्य करता है ये अरावली रेंजेस। और अरावली रेंजेस दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक हैं। ठीक है। चलो अब हम ऊपर चलें। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बड़े पैमाने पर शहरी वनीकरण पहल मात्र वन, हरियाणा के गुरुग्राम में वन महोत्सव 2025 के हिस्से के रूप में शुरू की गई है। ठीक, कहां पर की गई है? गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर अरावली पहाड़ी क्षेत्र में 750 एकड़ में फैली एक थीम आधारित शहरी वन परियोजना है। उद्देश्य क्या है? एनसीआर में बायोडायवर्सिटी को बढ़ाना, कार्बन पृथक्करण करना। कार्बन सेपरेशन का मतलब ये होता है कि सिंक करना, कार्बन को सिंक करना का मतलब कहते हैं ना, सोख लेना। सोखते कौन है? पेड़ सोखते हैं। तो पेड़ नहीं लगेंगे तो तब तक कार्बन ही सोखा जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी स्थिरता को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये वाली इनकी पहल है। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब ये क्या है? एक ये चल रही है प्रोजेक्ट, ये भी एक इन्हीं से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए पारिस्थितिकी में लचीलापन। हरियाणा में ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 2007 से प्रेरित होकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में 1400 किलोमीटर 5 किलोमीटर ग्रीन बेल्ट चौड़ी विकसित करनी है। देखो भाई दोस्तों, मैं आप लोगों को इसको अपनी भाषा में समझा देता हूँ। है, मातृभाषा में जब तक ना समझ में आए तब तक कुछ समझ में नहीं आता। देखो भाई, ये अरावली की पहाड़ियां हैं जो कहां से जाती हैं? गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाती हैं, गुरुग्राम तक। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? हरियाणा आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाता है, दिल्ली आ जाता है। बात आ रही समझ में? 1400 किलोमीटर लंबी है। अब क्या हो रहा है कि ये जो राजस्थान की तरफ से अरावली के छोटे होने की वजह से एक तो मानसून नहीं आ पाता यहाँ पर, इसलिए बारिश कम होती है क्योंकि मानसून इससे टकराता ही नहीं है। दूसरे, यहाँ पर मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। अब मरुस्थलीकरण को रोकने का एक ही तरीका है, या तो मरुस्थल की तरफ नदियां मोड़ दो। अब नदियों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हम उनको। तो जैसे ये चल रही है, पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है,
यहाँ से डेजर्टिफिकेशन आ रहा है, तो हम क्या करें, इसके आसपास ग्रीन बेल्ट विकसित कर दें। कितने किलोमीटर की? 5 किलोमीटर चौड़ी। अगर ग्रीन बेल्ट विकसित कर देंगे, पेड़ लगा देंगे, तो समझ रहे हो ये मरुस्थलीकरण बढ़ेगा नहीं। देख, नहीं तो मरुस्थलीकरण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, कभी जो है क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण बहुत पीछे था और अब जोधपुर तक आ गया है, समझ रहे हो नहीं। और जोधपुर से जयपुर की सीमा में घुसने वाला है। और जयपुर में ही कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां हैं, जिसमें आमेर का किला बना हुआ है, समझ रहे हो। तो इसलिए याद रखो इन पहाड़ियों के छोटे होने की वजह से, क्योंकि अरावली की पहाड़ियां क्या है, रेजिड्यू पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? बचा खुचा। अब बचा खुचा क्या है, और ऊपर से हमने मार्बल निकाल कर अरावली को बिल्कुल बुरी तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, शुष्क पहाड़ कहे जाते हैं, ड्राई डेजर्ट, वो ड्राई ड्राई माउंटेन। नेक्स्ट, एक पेड़ मां के नाम अभियान कब शुरू हुआ? 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू हुआ। वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है तथा मातृत्व के प्रति सम्मान के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी जोड़ता है। ये 2024 का है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग में, हाँ याद रखेंगे इसको, 2024 का है। 15वें वित्त आयोग में 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष का मतलब समझ रहे हो, 15वें वित्त आयोग में ऐसे समझो 2025-26 के लिए 2021 से कौन सी योजना शुरू करी है, इसको याद कर लेंगे। पीएम किसान संपदा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी शुरू की गई है ये, इसीलिए इसको जरूर याद करेंगे। ठीक, शिवराज सिंह चौहान हमारे जो है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, कृषि मंत्री ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग कब से कब है? 2021 से 2025-26 तक। चलो आप लोगों को एक क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलो मैं बता देता हूँ, केसी नियोगी। फिर उसके बाद आप लोग बताएंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। पहले के कौन है? फर्स्ट के केसी नियोगी, केसी नियोगी। अच्छा ये बता देता हूँ, फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन क्या होता है अभी बताते हैं। चलो पहले इसके बारे में बात कर ले, फिर फाइनेंस कमीशन बता देंगे आपको। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पीएमकेएसवाई के लिए कुल 6520 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है? फूड को मॉडिफाइड कर देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं से कुछ और चीज बना देना, ब्रेड बना देना, ब्रेड से कुछ और बना देना है, इसको खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। अब संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए 1920 करोड़ रुपए अलग से दिए गए। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था फाइनेंस कमीशन क्या होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 280 में इसका जिक्र है, याद रखेंगे किसी आर्टिकल में जिक्र है 280 में। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्य होते हैं? टोटल 5, जिनमें से एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य। तो आप लोग ये मुझे बताएंगे कि इस समय 15वें के कौन है। ठीक, जैसे ही खत्म होने वाला वो 16वें के गठन होंगे, तो 15वें के बताएंगे। पहले के मैंने बता दिया आप लोगों को, फर्स्ट कौन है? केसी नियोगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। आर्टिकल 280 याद रखेंगे, 280। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक समग्र योजना है जिसमें कुशल, देखो फार्म टू रिटेल तक ले जाना है हमें किसानों को, जिससे किसानों की आय दुगनी हो जाए। मतलब फार्म मतलब खेती, और खेती के बाद क्या है? रिटेल, रिटेल मतलब बेचने तक। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, कहां ले आना? फॉर्म टू रिटेल, एक समग्र योजना है कि देखो इसमें क्या क्या बनाना है। एक मेगा फूड पार्क बनाना है। ये शीत श्रृंखला या इंफ्रास्ट्रक्चर, शीत क्या होती है? कोल्ड स्टोरेज, जिससे नुकसान ना हो। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होते हैं। प्रसंस्करण का मतलब होता है उसको मॉडिफाइड कर देना, खेती की चीजों को। बुनियादी ढांचे को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण करना। ये खाद्य प्रसंस्करण भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, FSQAI को मानव संसाधन विकास एवं संस्थान, ये सब चीजें इसके घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं इस योजना के। पढ़ लेना, नहीं तो वनडे एग्जाम में इसका कोई महत्व रहेगा नहीं। हाँ, अगर कहीं मेंस लिखते हो तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पीएम किसान संपदा योजना क्या है, लिखो, तब इसका महत्व बन जाता है। तो मेरा जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कंटेंट है। अब इसको कोई जो समझदार लोग हैं वो समझेंगे, लेकिन उनकी तरह नहीं है कि एक क्वेश्चन पढ़ाया, उसके 4 ऑप्शन आए और उसमें फटाफट हमने टिक करके आगे चले गए। ठीक है, मेरा कंटेंट वो है कि जो आपके लिए एक तो नॉलेज को बढ़ाएगा और रेलिवेंट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से डिप्टी चीफ ऑफ, इंटीमेटेड नहीं है, इंट्रीगेटेड है, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ पॉलिसी प्लानिंग एंड फोर्स डेवलपमेंट का। अब ये मत समझ लेना कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है, एक उसकी वो है, उस ब्रांच समझ लीजिए अलग से है, उसमें इनको विनीत मैकार्थी को ये पद मिला है। वाइस एडमिरल कहा है, नौसेना के हैं ये, एडमिरल का मतलब होता है नौसेना, याद रखेंगे हम, नौसेना के हैं। विनीत मैकार्थी को 1 अगस्त 2025 को डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ पॉलिसी प्लानिंग एंड फोर्स डेवलपमेंट पीपी एंड एफडी के रूप में पद ग्रहण किया। उन्होंने नौसेना मुख्यालय में कंट्रोल पर्सनल सर्विसेज का प्रतिष्ठित पद भी छोड़ दिया। अब ये बन गए, ये क्वेश्चन आ सकता है वनडे एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। HQ-16 सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर समझते हो, सरफेस टू एयर हवा में मार करने वाली, सरफेस टू एयर कौन सी मिसाइल होती हैं, जैसे जमीन है ना, जमीन से ऊपर मार देगी ऐसे, ठीक है। हमारे यहाँ कौन सी मिसाइल है ऐसी, त्रिशूल है हमारी, कौन सी, त्रिशूल है। त्रिशूल भी क्या है, सरफेस टू एयर है, ठीक। मिसाइल प्रणाली किस देश ने विकसित की है, मिसाइल प्रणाली मिसाइल नहीं है, मिसाइल सिस्टम है ये, SAM ये चीन का है, ठीक है। चलो पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर बताएंगे। देखो अमेरिका में एक एयर वेंचर शो हुआ था, कहां हुआ था, अमेरिका सेना ने किया था, ठीक। उसमें HQ-16 मिसाइल का एक मॉडल पेश किया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, चीनी मिसाइल है, अमेरिका कर रहा है इसका, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी इसमें। सरफेस टू हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM प्रणाली है, जिसका नाटो नाम CHSA-16 है, ठीक है। रूस की बुक मिसाइल परिवार पर आधारित है, क्योंकि रूस से इसने टेक्नोलॉजी ली होगी। इसमें विमान, क्रूज मिसाइलें, हेलीकॉप्टर, मानव रहित विमान को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जटिल भूभागों में 360 डिग्री तक कवरेज करने की क्षमता है, इसीलिए इसकी चर्चा की गई है अमेरिका के एयरवेंचर शो में। एयरवेंचर शो क्या है, एयरवेंचर शो यहाँ पर मिसाइलों की चर्चा की जाती है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, IGDMP इंटीग्रेटेड, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया, MDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो भाई 1983 में शुरू हुआ, समझ लेना। किसने चलाया, कलाम साहब ने। कलाम साहब हमारे थे राष्ट्रपति, अब्दुल कलाम, इसको यहां से अलग कर देते हैं। कलाम साहब ने क्या क्या करा इसमें, देखो सुनो। इसमें 4 मिसाइलें बनाई, 5 मिसाइलें बनाई, जिसका कोड है पटना, PATN, पटना। सबसे पहली मिसाइल बनी थी पृथ्वी, पृथ्वी की रेंज अब तो बढ़ गई, उस समय 250 किलोमीटर तक थी। फिर बनी अग्नि, अग्नि कैसी है, ICBM। अच्छा, ये सरफेस टू सरफेस है, अग्नि क्या है, ICBM है। ये 5000 किलोमीटर से ऊपर भी बना चुके हैं हम, ICBM। अब ICBM क्या होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाने वाली, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ बैठे हैं तो हम यूरोप तक छोड़ सकते हैं। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे होती हैं जो ऐसे करके पैराबोलिक पाथ में मूव करें, तो वो कौन सी होती है, बैलिस्टिक मिसाइल। और जो ऐसे करके सीधे मारे वो कौन सी होती है, क्रूज मिसाइल। समझ रहे हो दोस्तों, बेटा इसको समझ लो, मजा आ जाएगा जीवन का, है नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये होगी बैलिस्टिक, इस बात को समझ लो आप। T4 क्या है, त्रिशूल, जो मैंने बताई। त्रिशूल क्या, सरफेस टू एयर, 5 मिसाइल बनी है। नाग, नाग एंटी टैंक है, ये इतनी खतरनाक है, इसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, है, FF पे काम करती है, मतलब एक बार छोड़ दो फिर भूल जाओ, तो अपने आप ही टैंक को मार आ जाती है। एक आकाश, आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है इस बार, कहां, ऑपरेशन सिंदूर में, तो एयर टू एयर है, ठीक। यह कलाम साहब ने चलाया था, इसीलिए कलाम साहब को मिसाइल मैन कहते हैं। अच्छा, मिसाइल वुमेन भी याद कर लो भाई, मैन सबको याद है, वुमेन उसको कोई याद नहीं करना है, वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, समझ रहे हो नहीं। मिसाइल वुमेन है टेसी थॉमस। मेट्रो मैन भी श्री धर्म,
ई श्रीधरन। ठीक है, याद रखेंगे हम ये जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई। अगले, सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। पहला टिक तो ये लगा लेंगे। क्या आंसर है इसका? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के क्यों शुरू हो रही है ये जल विद्युत परियोजना, अब क्यों शुरू हो रही है? देखो भाई, अभी जो है पाकिस्तान की पहलगांव अटैक ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, ये आप लोगों को पता है। एक तो रणनीतिक तौर पर, इंटरनेशनल तौर पर, और हमारे भारत ने ये जो काम किया है ना, क्या है? सिंधु समझौता। सिंधु समझौता 1960 में हुआ था, भारत ने ये तोड़ दिया। तोड़ क्या दिया फिर से बता देता हूं, नदियां याद कर लो, JCRBS, झेलम क्रम से है ये, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये समझौता था, इन नदियों के पानी को बंटवारे को लेकर था। 80% और 20% का खेल था ये। भारत ने ये तोड़ दिया। अगर भारत ने ये तोड़ दिया, इसका मतलब हम इस पर डैम बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र। किसने कराया था? विश्व बैंक ने कराया था, ये भी याद रखना। विश्व बैंक ने कराया था। कल को क्वेश्चन आना है किसने कराया? विश्व बैंक ने कराया था 1960 में। अच्छा, झेलम तो आपके बारे में जानते ही हैं। यहाँ पर एक डैम है, भाखड़ा नागल डैम, सतलज नदी पर। ठीक, भाखड़ा नागल डैम के पीछे एक गोविंद सागर झील भी बनी हुई है। ये क्वेश्चन आ गया था अभी। कैसी झील है? आर्टिफिशियल लेक है, बनाई गई है। ठीक, ब्यास पे कौन सा बांध है? पोंग बांध है। ठीक, चिनाब पर बहुत सारे बने। झेलम पर नीलम परियोजना है, झेलम का नाम ही नीलम है। और चिनाब पर बगलिहार प्रोजेक्ट है। ये सब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होते हैं? एनएचपीसी, याद रखेंगे। एनएचपीसी इसकी देखरेख करती है। कब बनी थी? 1975 में बनी थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। हमारी बात दोस्तों समझ में? आप देखो, एक चीज याद रखो, हाइड्रो पावर क्या होती है मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, फिर दोबारा बता दूंगा। टरबाइन पर पानी गिराकर घुमाना। कैसी है? रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, देखो, भारत ने सिंधु जल समझौते के अप्रैल में स्थगित करने के बाद चिनाब पर 18, कल एक चिनाब पर, यही भी चिनाब पर है, एक और चिनाब पर करिए कल हमने, रामबन जिले में। कल मैंने पढ़ाई है, आप लोग उसको जरूर पढ़ लेना। सावलकोट की जल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित कर दिया है। 1960 के दशक में परियोजना सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण देनी हुई थी। अच्छा, ऐसी जल विद्युत परियोजना शुरू हो जाए ना, तो एक बात याद रखना आप लोग, मैं ये ध्यान रखना जो मैं कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि जैसे ये तो जानते हो कि वाटर वाली चलेंगी पहाड़ों वाले इलाकों में, जब पानी ऊपर से गिरता होगा, पहली बात तो। दूसरी चीज, इस समय सिंधु का मामला चल रहा है, सिंधु समझौता। तो अगर क्वेश्चन आ भी जाता है किसी जल विद्युत परियोजना का, तो सीधे जम्मू कश्मीर लगा दोगे, तब भी तुम्हारे 98-99% है कि सही हो जाए। ये जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में कल भी एक योजना पढ़ाई है, वो बता देना मुझे क्या है, वो कितने मेगावाट की है वो। ठीक, रनवे द रिवर जल विद्युत परियोजना है। ठीक, ये केंद्र शासित प्रदेश की सबसे बड़ी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना। नहीं समझे? राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी कब बना? 1975 में। जम्मू कश्मीर के राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है। हम तो इसको याद करेंगे, ये वाला है हमारा 1975 वाला। ठीक है, बात आ रही समझ में? किन दो संस्थानों ने संयुक्त रूप से जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक, आज तक भारत में नहीं था ये इंडेक्स, कितनी गंभीर, कितना जो है क्या कहते हैं बाढ़ से नुकसान हुआ है, क्या हुआ है? हमारे यहाँ आईआईटी बहुत अच्छा काम करते हैं, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने बनाया है। ये पहली बार बनाया भारत में ये सूचकांक। बार बार क्षेत्रों में बाढ़ आती है, विनाशकारी बाढ़ आती है, उसके बाद भी एक आंकड़ा हमें नहीं मिल पाता, आंकड़ा भी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते। इसीलिए आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने एक जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक बनाया है। ठीक, जिसकी DFSI, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेंसिटिव इंडेक्स। हाँ,
तो बाढ़ की औसत अवधि और ऐतिहासिक रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का प्रतिशत, कुल मृत्यु, घायलों की, जिले की संख्या के आधार पर आधारित होगा। इस विश्लेषण से क्या होगा कि जब अगली बाढ़ आएगी तो उससे निपटा जा सकता है। बहुत अच्छा काम किया भाई आईआईटी वालों ने, ठीक है, इनके लिए एक बार क्लैपिंग जरूर कर देना। ये संचार उपग्रह अभी छोड़ा गया है, किस देश द्वारा विकसित किया है? तो देश तो है यूएसए, छोड़े हमने है। हम क्यों छोड़ते हैं वहीं औरों के, वो भी यूएसए जैसे देशों के? हम सस्ते में अच्छी जगह छोड़ देते हैं, नहीं समझे? हमारा माल बहुत सस्ता होता है, इतना सस्ता होता है कि एक जब मंगलयान मिशन गया था तो मोदी जी ने कहा था इतने में तो एक उसकी मूवी बनी थी ग्रेविटी, ग्रेविटी अमेरिका की, जितने बजट में, हमने उससे कम बजट में भेज दिया था। क्या भेज दिया था? मंगलयान। चलिए देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो 3-4 महीनों में ब्लू बर्ड संचार उपग्रह भेजा है। देखो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, संचार उपग्रह हमेशा 35,786 छोड़ो 36,000 किलोमीटर के आसपास भेजे जाते हैं, जिस कक्षा का नाम है जीटीओ। जीटीओ में भेजे जाते हैं भाई, और उसको भेजने वाला रॉकेट कौन सा होगा? जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल। अब इसका नाम रख दिया है एलएमबी, फिर थर्ड लॉन्च, सॉरी एलएमबी नहीं, एलबीएम, एलबीएम लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, ये नाम रख दिया जीएसएलवी का, ठीक। ब्लूबर्ड अमेरिका कंपनी की एएसटी स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किया गया है। ये प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया है। किससे भेजा गया है? मार्क 3, वही LMB-3, जिसे पहले जीएसएलवी मार्क एम के 3 के नाम से जाना जाता था। एक निसार भेजा गया था अभी ऊपरों, नासा का कौन सा भेजा गया था उपग्रह? निसार। निसार किसने भेजा था 30 जुलाई को? जीएसएलवी ने भेजा था। उसके बाद कौन सा भेजा गया? ये भेजा गया, ठीक। ब्लूबर्ड एक उन्नत अमेरिकी उपग्रह है जो स्मार्टफोन उपग्रह के बीच में संचार के लिए डिजाइन किया गया है और जमीनी टावरों पे भेजा जाएगा। याद रखने ना, पोलर ऑर्बिट में नहीं भेजे जाते, ये संचार वाले भेजे जाते 36,000 किलोमीटर पर, ठीक है। याद रखना, इस क्या कहेंगे इसको, कक्षा, ये भी चलो याद कर लो, कक्षा होती है वृत्ताकार। चलो मैं ऊपर समझा देता हूं। जीटीओ जो कक्षा होगी वो क्या होगी? सर्कुलर होगी, वृत्ताकार। पहली बात तो याद रखेंगे। इसका टाइम पीरियड 24 घंटे होता है, इसका मतलब सैटेलाइट के बराबर बराबर घूमती है, और इसमें एक पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए कम से कम 3 सैटेलाइट चाहिए, ये भी याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला हमारा लास्ट है। किस राज्य में अर्ध गो जातीय मिथुन, मिथुन जो है ये बिल्कुल गाय की तरह देखने में लगता है, सबसे ज्यादा कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और मेरे कहने से आप लोग जो है ना, इसकी जो है क्या कहते हैं, ये जरूर करना कि मिथुन को देख लेना। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहीं पर है। और सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, पहाड़ी ये पूरी तरीके से, और गंगटोक है, और इसमें एक पर्वत है जिसका नाम है, कौन सा है? कंचनजंगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। असम, असम की राजधानी दिसपुर है, लोग गुवाहाटी लगा देते हैं। असम एक ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों से बाउंड्री लगती है, इसकी सीमा लगती है, ठीक है। ये याद रखना, मिथुन देखो, पूर्वोत्तर भारत में वैज्ञानिक और आदिवासी किसानों के लिए मिथुन बोस फ्रंटलिस्ट राष्ट्रीय पशुधन मिशन में शामिल कर दिया गया है, आग्रह किया है। ये अर्ध गो पालतू गो जातीय पशु है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम के असम के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। 2019 की पशु गणना के अनुसार भारत में वैश्विक मिथुन आबादी 95% पाई जाती है, जिसमें 91% अकेले अरुणाचल प्रदेश में। मिथुन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राज्य पशु है, ठीक है। ये याद रखेंगे। 10वां क्वेश्चन था हमारा। अब इसके बाद हमारा धन्यवाद है। ये चैनल अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर पहुंचा दो दोस्तों, ये इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, और सेशन अच्छा लगेगा और ज्यादा जानकारी मैं इसमें लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। कल मिलेंगे इसी समय इसी टाइम अपनी नई क्लास के साथ, ठीक है, नए करंट अफेयर्स के साथ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।